फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाएगा, पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाता है। एक्टिव फेज का मतलब है कि जब सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक, कितना, 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए तब। यहाँ पर ये देखिए हमने पढ़ा कि जो एक्टिव फेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, उसमें क्या किया, पार्टोग्राफ स्टार्ट किया। एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर और ज़्यादा से सर्विक्स डायलेट हो जाती है तब। अब यहाँ पर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, डिसेंट ऑफ फीटल हेड है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, सभी चीज़ें, दैट मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में कहें लेबर की प्रोग्रेस को असिस्ट करने के लिए पार्टोग्राफ है जो किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसकी 3 फेज होती है। फर्स्ट होती है लेटेंट फेज, जो कि माइल्ड और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और इसमें सर्विक्स 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। दूसरी होती है 6 से 8 घंटे की होगी, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। फिर आता है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो एक्टिव फेज में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे, सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। ट्रांजिशनल फर्स्ट स्टेज की जो थर्ड फेज है वो होती है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें सर्विक्स 7 से लेके 10 सेंटीमीटर कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। आफ्टर दैट आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें बेबी बाहर आएगा। सबसे पहले हेड, जिसको हम क्राउनिंग कहेंगे। क्राउनिंग कब होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फिर आएगा आफ्टर दैट प्लेसेंटा। बेबी एक्सपल्सन के बाद से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक जो स्टेज होती है वो कहलाती है तीसरी स्टेज लेबर की। और यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर, बेबी बाहर आने के बाद से लेकर 30 मिनट के अंदर तक बाहर नहीं आता है, तब हम क्या कहेंगे, इसको रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर बाय मैनुअल, बाय फंडल मसाज के थ्रू या फिर कुछ अदर मैकेनिज्म के थ्रू प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको पार्टोग्राफ समझ में आ गया हो और तीनों स्टेज लेबर की समझ में आ गई हो। तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं फर्स्ट स्टेज से। तो फर्स्ट में मेनली यदि फेज आती हैं तो आप यहाँ पे याद रखना है लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल। लात के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, इनका सीक्वेंस है LAT। तो यहाँ पर लेटेंट में क्या होगा, सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे, 0 से 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा। मेनली डायलिटेशन पूछते हैं। एक्टिव में आपको डायलिटेशन पूछेंगे। ट्रांजिशनल भी लास्ट फेज होती है ट्रांजिशनल, जिसमें सर्विक्स पूरे तरीके से डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो परपीरियम कब से स्टार्ट होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस से, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से, कि ऑनसेट ऑफ लेबर से। तो परपीरियम पीरियड आपने पढ़ा है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके जो 6 महीने तक का पीरियड होता है, कितना, 6 वीक तक का पीरियड होता है, या फिर हम ये कहें कि 42 डेज का पीरियड होता है, वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो डिलीवरी के बाद से लेके, यहाँ पर ये भी आपको आ सकता है प्लेसेंटा की जगह डिलीवरी, क्योंकि लेबर की प्रोसेस में तो सर्विक्स डायलेट होने से लेके प्लेसेंटा के बाहर आने तक की स्टेज इंक्लूड होगी। फिर उस प्लेसेंटा के बाहर आने से लेके जो 42 दिनों का ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा आपका परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों है, तो आप प्लेसेंटा को मार्क कीजिए, क्योंकि जो स्टेज ऑफ लेबर है वो कंप्लीट होने के बाद से ही परपीरियम पीरियड स्टार्ट होगा। और स्टेज ऑफ लेबर कब कंप्लीट होंगी, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। तो ये परपीरियम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से लेके 42 दिनों तक या फिर 6 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। इस परपीरियम पीरियड में माँ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। कुछ रीजन से तब ये नहीं हो पाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन। स्पेशली जब यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन ऐसी प्रोसेस है, यूट्रस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। इन्वोल्यूशन मतलब क्या है, नॉर्मली यूट्रस प्रेगनेंसी के बाद से लेके नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट होती है। लेकिन जब यदि किसी रीजन से यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है, तब हम उसको कहेंगे सब इन्वोल्यूशन। और इसका मेन रीज़न है जो होता है वो होता है अटोनोसिटी। कुछ
अलग अलग केस में अलग अलग रीज़न होते हैं, बट बेस्ड ऑन यदि एक सिंपल केस की बात करें तो यूट्रस मसल्स की जो टोन है उसमें यदि वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तब सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन्वोल्यूशन नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस और जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। परपीरियम पीरियड की कौन सी स्टेज को रिमोट स्टेज कहा जाता है। विदिन 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 days, अप टू 6 वीक, या फिर नन ऑफ द अबव। किस पीरियड को रिमोट स्टेज कहा जाएगा, वो भी परपीरियम स्टेज में, परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर परपीरियम पीरियड में किस स्टेज के लिए रिमोट स्टेज कहा जा रहा है, तो वो कहलाएगी यहाँ पे कौन सी, अप टू 6 वीक्स तक की। कितनी, अप टू 6 वीक की। ये देखिए स्टेज ऑफ परपीरियम, स्टेज ऑफ परपीरियम जैसे अभी आपने फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज की पढ़ी, वैसे ही परपीरियम में मतलब प्लेसेंटा बाहर आ गया है, उसके बाद से जो परपीरियम पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 6 वीक का पीरियड, टाइम पीरियड दिया गया है, इसमें 42 दिनों का ड्यूरेशन दिया गया है। तो अब इन 42 दिनों में जो फेज वाइज यहाँ पे बताया गया है, एक होता है इमीडिएट परपीरियम, क्या है, इमीडिएट परपीरियम, या फिर पोस्टपार्टम पीरियड। तो यहाँ पर द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर ये देखिए जो पार्चुरेशन लिखा है इसका मतलब होता है कि बेबी की डिलीवरी हो गई है, जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो बेबी सर्विक्स डायलेट होने के बाद से लेके जो बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आया है वो जन्म देना हो गया है पार्चुरेशन प्रोसेस। तो आफ्टर 24 आवर पार्चुरेशन व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में अकर, तो इस टाइम पर एनेस्थीसिया के कारण या फिर कुछ पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो क्या है, इमीडिएट परपीरियम। फिर आता है अर्ली, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड के पहले वीक को ही क्या कहा गया, अर्ली। लास्ट आता है रिमोट, विच इंक्लूड द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन थ्रू द 6 वीक पोस्टपार्टम। तो यही कि रिमोट परपीरियम का मतलब क्या है, जब 42 डेज और 6 वीक, अप टू 6 वीक तक है जो पोस्टपार्टम पीरियड, इसमें पूरे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं, वो कहलाएगी आपकी क्या, रिमोट स्टेज। जो फर्स्ट है यहाँ पर 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो इमीडिएट परपीरियम में आएगा। दूसरी है अर्ली अप टू 7 days, तो ये आएगी आपकी किस में, अर्ली परपीरियम में। यदि रिमोट स्टेज पूछें तो अप टू 6 वीक। क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, ये है आपका इमीडिएट परपीरियम, सेकंड ऑप्शन है अर्ली परपीरियम, थर्ड ऑप्शन है रिमोट स्टेज। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि किसी कारण से यूट्रस वापस से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जा पाती है तो वो क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, रिट्रैक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यूट्रस यदि नॉर्मल से अपने वापस शेप में नहीं जा पाती है तो वो कहलाएगा सब इन्वोल्यूशन। क्या कहलाएगा, सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि वापस चली गई, सब इन्वोल्यूशन जोड़ दिया तो मतलब कि वापस से नहीं जा रही है। इसके कुछ कारण होते हैं, ग्रैंड मल्टीपैराइटी, मतलब 4 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो गई हो, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन ट्विंस एंड हाइड्रोमनियोस, तो यदि हाइड्रोमनियोस या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो भी, मैटरनल हेल्थ के कारण भी, सिजेरियन डिलीवरी में यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है तो, या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, या फिर रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब रिटेंड प्लेसेंटा हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं सब इन्वोल्यूशन के लिए, स्पेशली यहाँ पे जो बताए गए हैं वो। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए, मेटक्लोप्रामाइड, सकिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये दोनों मेडिसिन के आपने नाम सुने होंगे, एग्जाम में आपको आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इन मेडिसिन का क्या यूज़ है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए, तो होता है सकिंग। क्या है, सकिंग। बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा उतना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट मिल्क आएगा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। और किस तरीके से लैक्टेशन क्या करेगा, सकलिंग यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लैक्टेशन की 5 स्टेज होती हैं। एक होती है मेमोजेनेसिस। क्या है, मेमोजेनेसिस, की जब ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, जब ब्रेस्ट फंक्शनल स्टेट में आए तब।
दूसरा लैक्टोजेनेसिस, जब ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क का सिंथेसाइजेशन और सीक्रेशन हो, कहाँ पर, एल्वियोलाई में। फिर होता है गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब मिल्क का बाहर आना, जब बेबी सक करेगा तब क्या होगा, गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। गैलेक्टोपोइसिस, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, गैलेक्टोपोइसिस में क्या होगा कि जो मिल्क गैलेक्टोकाइनेसिस में बाहर आ रहा है, जब बेबी सक नहीं करता है तो उस टाइम पे मिल्क अपने आप तो बाहर नहीं बहता रहेगा, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करना वो क्या है, गैलेक्टोपोइसिस। फिर आती है इन्वोल्यूशन, क्या है, इन्वोल्यूशन, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराओ अपने बच्चे को, लेकिन 6 महीने एक्सक्लूसिव रहे। आफ्टर दैट क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वो वापस से एट्रोफी देखने को मिलेगी, साइज है जो छोटा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आप नर्सिंग मदर के यदि बात करते हैं, लैक्टेटिंग मदर के, तो यहाँ पर वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इन्वोल्यूशन, जिसमें रिग्रेशन होगा और एट्रोफी देखने को मिलेगी किसमें, लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन के लिए वो क्या होगा, सकिंग, कि बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट से उतना मिल्क बाहर आएगा। अब मिल्क बनाने के लिए ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या है, यहाँ पर ये देखिए आपको पूछा जा सकता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट टू एल्वियोलाई। तो यहाँ पर ब्रेस्ट एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसाइजेशन कौन करेगा, तो यहाँ पर हेल्प करेगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, एग्जाम में आता है। लैक्टोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, प्रोलैक्टिन। फिर गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस में कौन हेल्प करेगा, मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स जिसको हम कहेंगे, तब करेगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर है, आपको ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, लैक्टोजेनेसिस या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो होगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए तो होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज